हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने वित्तीय लोक उपक्रमों के बारे में विभिन्न टॉपिक्स पर अलग अलग विषय पर बातचीत की थी। पिछले वीडियो में हमने लोक उपक्रमों के वित्तीय प्रबंध और वित्तीय प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लोक उपक्रमों की मूल्य नीति के बारे में विवेचना करेंगे। लोक उपक्रमों के महत्व में आज भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। उदारीकरण और जो निजीकरण के जो दौर हमने देखे हैं, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी पब्लिक एंटरप्राइजेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बनी हुई है और लोक उपक्रमों की क्रियाएं केवल सुरक्षा उद्योगों तक सीमित नहीं हैं। उपभोक्ता वस्तुओं, औद्योगिक सामान और सेवाओं की व्यवस्था में उद्योग जो लोक उपक्रम हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। लोक उपक्रम लाभ के स्थान पर सेवा उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं, हम सभी जानते हैं, और इसीलिए जनता को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। लेकिन इनकी जो मूल्य नीति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो उपक्रम के मूल सिद्धांतों और जन सामान्य की भावनाओं के अनुरूप हो। हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य नीति की जब बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था से निश्चित रूप से मूल्य नीति प्रभावित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित किया जाता है। निजी उपक्रमों को मूल्य निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति वस्तु का मूल्य बाजार की सामान्य प्रक्रिया द्वारा तय हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम समाजवादी और नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करें तो निर्णय केंद्र द्वारा या सत्ता के द्वारा लिए जाते हैं। इस व्यवस्था में जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, जो कि सामान्य बाजार प्रक्रिया के तहत नहीं रह पाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखें तो निजी और सार्वजनिक उपक्रमों का सह अस्तित्व बना रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में मूल्य ना तो बाजार की सामान्य प्रक्रिया द्वारा तय हो पाता है और ना ही सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन कार्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोक उपक्रम की मूल्य निर्धारण नीति निश्चित करते समय देश की जो सामान्य लोक नीति है, उपक्रम की स्थापना के उद्देश्य हैं, उपक्रम की प्रकृति है, अर्थव्यवस्था है, मूल्य नीति के अन्य उपक्रमों के प्रभाव आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। और विशेष रूप से यह ध्यान में रखा जाता है कि उपक्रम की मूल्य नीति सामान्य जन के विरुद्ध न हो। तो इस प्रकार से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य नीति भिन्न भिन्न प्रकार की होती रही हैं, होती रहती हैं। लोक उपक्रमों की मूल्य नीति संबंधी विशेषताओं की हम विस्तार से चर्चा करें तो हम पाएंगे कि लोक उपक्रमों की मूल्य नीति की भी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। सामान्य रूप से क्रेता के लिए वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता द्वारा, विक्रेता के लिए वस्तु की औसत लागत द्वारा निर्धारित होता है। निजी उपक्रम में मूल्य निर्धारण बाजार की सामान्य प्रक्रिया द्वारा तय होता है, लेकिन ये तय है कि लोक उपक्रमों की मूल्य नीति की कुछ विशेषताएं होती हैं, पाई जाती हैं, और ये विशेषताएं लोक उपक्रमों की मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहली अपन विशेषता की बात करें तो बात आती है एकाधिकार की, मोनोपोली की। मोनोपोली हम सभी जानते हैं। यद्यपि लोक उपक्रम प्रतिस्पर्धा, अर्ध एकाधिकार और एकाधिकार की स्थिति के विभिन्न तरीकों में काम करते हैं, विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में मूल्य निर्धारण की समस्या कुछ अलग तरीके की होती है। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में लोक उपक्रमों को स्वतंत्र और स्वस्थ प्रतिस्पर्धी के रूप में काम करना चाहिए। एकाधिकार की स्थिति में मूल्य निर्धारण एक जटिल समस्या बन जाती है। प्रतियोगी उपक्रमों की अनुपस्थिति में लागत के औचित्य की जांच करना कठिन होता है।
अतः लोक उपक्रमों के सामने समस्या आ जाती है कि उनकी उत्पादन लागत उचित है या नहीं है और उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाए जिससे उपभोक्ता का शोषण न हो। दूसरी समस्या एकाधिकारी मूल्य विभेद की है। लोक उपक्रम जनहित में मूल्य विभेद कर सकते हैं, लाभ अधिक करने के लिए नहीं। अतः उन्हें मूल्य विभेद के सामान्य सिद्धांतों से हटकर भिन्न प्रकार के मूल्य विभेद भी करने पड़ते हैं ताकि निर्धन को भी लाभ मिले और धनवान से भी लाभ प्राप्त किया जा सके। मूल्य निर्धारित करते समय ये इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो बात आती है टैक्स एलिमेंट इन प्राइस, मूल्य में कर तत्व। लोक उपक्रमों की एकाधिकारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसके कारण मूल्य नीति में करों के समाविष्ट होने का भय बना रहता है। सामान्य रूप से सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए कर बढ़ाती ही रहती है, लेकिन अनेक बार कर बढ़ाना हितकर नहीं होता। हमेशा कर बढ़ाकर मूल्य बढ़ा देना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए लोक उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बढ़ा देती है। इससे जनता पर व्यय भार बढ़ जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ाना सरकार का अधिकार है, लेकिन उसका भार उसी वर्ग पर पड़ना चाहिए जो उसे आसानी से सहन कर सके, वहन कर सके। सामान्य जनता पर यह भार नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार के लोक उपक्रमों के मूल्य बढ़ाकर अतिरिक्त राजस्व जुटाने की बहुत ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। लोक उपक्रमों के माध्यम से राज्य को वित्तीय सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए। वस्तु विशेष के उपभोक्ताओं पर कर लगाकर वित्त जुटाना तथा सामान्य करदाताओं को सहायता प्रदान करना अधिकांश स्थितियों में उचित नहीं माना जा सकता। लोक उपक्रमों के मूल्य में कितना कर तत्व सम्मिलित है, इस बात की जानकारी जनता को तो जरूर होनी चाहिए। लोक उपक्रमों में मूल्य निर्धारण का अधिकार सरकार के पास होता है, जबकि मूल्य निर्धारण का अधिकार एक प्रकार से कहें तो संसद के पास होता है। अतः यदि उपक्रमों के मूल्यों में कर तत्व सम्मिलित है तो यह संसद के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यदि मूल्यों में कर तत्व सम्मिलित किया जाता है तो उसका निर्धारण सरकार द्वारा संसद की राय जानकर ही किया जाना चाहिए और उसे अलग से दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो मूल्य में कर तत्व प्राइस डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट तत्व है। मूल्य नीति की जो तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं वो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। लोक उपक्रमों और निजी उपक्रमों के मूल्य उद्देश्यों में अंतर होता है। हम सभी जानते हैं कि लोक उपक्रम जन हित में सेवा उद्देश्य से कार्य करते हैं। लाभार्जन उनका मूल उद्देश्य नहीं होता। यह उद्देश्य भी मूल्य नीति को प्रभावित करता है। और दूसरी तरफ निजी उपक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभार्जन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण करते हैं, जबकि लोक उपक्रम जनहित के उद्देश्यों से मूल्य निर्धारित करते हैं। अनेक बार जनहित में लोक उपक्रमों को लागत से भी कम मूल्य निर्धारित करना पड़ता है, किंतु निजी उपक्रम कभी भी ऐसा करना पसंद नहीं करेंगे। अतः लोक उपक्रमों की मूल्य नीति उपक्रम के उद्देश्य से भी तय होती है। वाणिज्यिक सिद्धांतों का पालन, फॉलो ऑफ कमर्शियल प्रिंसिपल्स। निजी उपक्रमों को मूल्य निर्धारित करते समय वाणिज्यिक और औद्योगिक सिद्धांतों की पालना करनी पड़ती है, अर्थात उनके लिए दीर्घकाल में पूंजी पर उचित रिटर्न प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है ताकि वे पूंजी का पुनः विनियोजन कर सकें, रीइन्वेस्टमेंट कर सकें। किंतु लोक उपक्रमों के लिए आवश्यक नहीं है। लोक उपक्रम जनहित में सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों से हटकर मूल्य निर्धारण करते हैं, अर्थात दीर्घकाल में बिना लाभ कमाए भी वो संचालित किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अनेक बार हानि उठाकर भी जनहित में वस्तु का विक्रय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो स्टेट बैंक की स्थापना के समय सरकार ने इसे अपनी 470 शाखाएं केवल 5 वर्ष में खोलने का निर्देश दिया था। बैंक ने शाखाएं खोली, लेकिन 337 शाखाएं घाटे में चली। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे। लोक उपक्रमों की मूल्य नीति की जो एक विशेषता
देखने को मिलती है वो है लोक नियंत्रण, पब्लिक कंट्रोल। निजी उपक्रमों की तुलना में लोक उपक्रमों पर नियंत्रण अधिक होता है। लोक उपक्रमों में प्रबंधकों द्वारा सरकार की सहमति से मूल्य नीति तय की जाती है। यद्यपि लोक नियंत्रण का मूल्य निर्धारण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, किंतु यह निश्चित है कि लोक उपक्रमों में सरकार द्वारा पूंजी लगाई जाती है और मूल्य निर्धारण करते समय पूंजी की सुरक्षा और पूंजी पर उचित रिटर्न को ध्यान में रखा जाता है। पूंजीगत हितों को ध्यान में रखते समय सरकार लोकहित की अनदेखी कर देती है। इस प्रकार लोक नियंत्रण सरकारी हित साधन का एक माध्यम बन जाता है। दूसरे लोक उपक्रमों में ऋण पूंजी अधिक होती है। इससे पूंजी की लागत बढ़ जाती है। इसका मूल्य निर्धारण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार सदैव लोक हितकारी मूल्य निर्धारण की आशा करना एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। तो जो पब्लिक कंट्रोल सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मानी जा सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोक उपक्रमों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन्हें उत्पादन के साधन उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो बड़े पैमाने की बचतें का भी लाभ जो है वो मिलता है। बड़े पैमाने की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती रहती हैं। विभिन्न लोक उपक्रमों में आपसी समन्वय और सहयोग होने पर उन्हें अनेक साधन और सेवाएं रियायती दरों पर प्राप्त हो जाती है और उसकी वजह से वो कम मूल्य रखने पर सफल हो जाते हैं। तो बड़े पैमाने की जो उत्पादन है उसके अपने फ़ायदे हैं और ये मूल्य निर्धारण करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारी पूंजी विनियोग, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लोक उपक्रमों में हम सभी जानते हैं कि सरकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बड़े पैमाने पर उनका संचालन होता है। इनकी निर्माणावधि भी बहुत लंबी होती है और उद्योग अपने उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण उत्पादन क्षमता को इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते हैं। अतः इनमें उत्पादन लागत न्यूनतम नहीं हो पाती और इसका मूल्य निर्धारण पर सीधा सीधा फर्क पड़ता है। अतः इन उपक्रमों को उत्पादन लागत घटाने के लिए उत्पादन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि होना भी आवश्यक हो जाता है। तो भारी पूंजी विनियोग भी पूंजी निर्धारण में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में काम करता है। सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट। निजी उपक्रमों की लागत संरचना जो होती है वो लोक उपक्रमों से भिन्न होती है। निजी उपक्रमों में सामाजिक लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता। सोशल कॉस्ट, जिसको हम सामाजिक लागत बोलते हैं, वो भी एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लागत होती है। लोक उपक्रम उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार और संपूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोक उपक्रमों में सामाजिक लागत इसलिए अधिक होती है। इसमें आदर्श नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों को अच्छे वेतन और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। लोक उपक्रमों को बहुत सारी औपचारिकताओं जैसे संसद की समितियों द्वारा जांच, अंकेक्षण, परीक्षण, इस पर भी बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है क्योंकि उनकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है और इन सब का मूल्य नीति पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि निश्चित रूप से जो लागत है वो तो मूल्य पर ही उसका असर होगा। तो सामाजिक लागत की भी एक बहुत बड़ी लागत होती है और वो मूल्य पर सीधे सीधे दिखाई दे जाती है। क्षतिपूर्ति एवं ब्याज का भार, बर्डन ऑफ कंपनसेशन एंड इंटरेस्ट। बहुत सारे जो लोक उपक्रम नए स्थापित किए जाते हैं और अनेक उपक्रम राष्ट्रीयकरण और सरकारी नियंत्रण में आ जाते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद उन उपक्रमों के स्वामियों को क्षतिपूर्ति के रूप में जो कंपनसेशन दिया जाता है, जो धनराशि दी जाती है, उससे भी सरकार के बहुत ज़्यादा दायित्व बढ़ जाते हैं और इसका मूल्य नीति पर सीधा सीधा प्रभाव होता है। तो जो क्षतिपूर्ति और ब्याज का जो भार होता है वो भी मूल्य नीति पर, मूल्यों पर प्रभाव डालता है।
और जो अंतिम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं मूल्य नीति की, इसका बजट से सीधा सीधा संबंध होता है, रिलेटेड विद बजट। लोक उपक्रमों की मूल्य नीति देश के बजट से उसका सीधा सीधा संबंध पाया जाता है, जबकि निजी उपक्रमों की मूल्य नीति का राष्ट्रीय बजट से बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जो लोक उपक्रम है उनकी मूल्य नीति का बजट से सीधा सीधा संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोक उपक्रमों की मूल्य नीति को प्रभावित करते हैं। लोक उपक्रमों की मूल्य नीति को प्रभावित करते हैं, जिसको तय करते हैं, वो बहुत सारी विशेषताओं की हमने आज चर्चा की। थैंक्स।